जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 892, इसके बाद में दिया गया है 890, 890 के बाद में दिया गया है 886, 886 के बाद में दिया गया है 880 और 880 के बाद में दिया गया है 872 है और 872 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए 892 से कितना बन रहा है 890, यानी कि 892 से 890 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 892 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 890। फिर देखिए 890 से कितना बन रहा है 886, तो 890 से 886 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 890 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 886। फिर देखिए 886 से कितना बन रहा है 880, तो 886 से 880 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 886 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 880। फिर देखिए 880 से कितना बन रहा है 872 है, तो 880 से 872 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 880 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 872 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 872 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ -2, उसके बाद में क्या हुआ -4, उसके बाद में क्या हुआ -6, उसके बाद में क्या हुआ -8, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है -2 -4 -6 -8। अब -8 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -10, यानी कि 872 में से यदि हम -10 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 872 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर -10 करना है। तो 872 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 862 है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 862 है। अब हमें देखना है कि संख्या 862 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 862 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 50 का संबंध है 78 के साथ में, उसी प्रकार से 60 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 50 से यहाँ पर 78 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 50 से यहाँ पर 78 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 60 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 50 से यहाँ पर 78 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 50 से 78 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर 50 के अंदर +28 किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 50 के अंदर +28 करेंगे तो 50 और 28 मिलकर बन जाएगा 78। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 60 के अंदर और इस 60 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 50 की तरह ही इस 60 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +28 कर देंगे। तो 60 और 28 मिलकर बन जाएगा
88, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि संख्या 88 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 88 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 10 जुलाई से मेरे भाई सितंबर, यानी कि जुलाई और सितंबर के महीने में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत जरूर कर लेना। और मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में विषम आकृति चुनिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इन चारों आकृतियों में से विषम आकृति कौन सी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए इन चारों आकृतियों में से 3 आकृति तो आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या होंगी, समान होंगी। और इन 3 के अलावा एक आकृति क्या होगी, किसी न किसी प्रकार से भिन्न या फिर अलग होगी या फिर विषम होगी। और उस अलग या विषम आकृति का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे करेंगे वो देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे सामने आकृति ए दी गई है, उसके बाद में आकृति बी दी गई है, उसके बाद में आकृति सी दी गई है और उसके बाद में लास्ट में दी गई है आकृति डी। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए या आकृति ए को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आकृति में दिया गया है 4/डी। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखा गया है। आप सभी को पता है कि अल्फाबेट लेटर के अंदर जो डी होता है ये आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। यानी कि डी का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे इसके सामने या इसके ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी के अंदर या फिर दूसरी आकृति के अंदर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 21/यू। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यू का जो नंबर होता है या फिर यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है और यहां पर यू के जस्ट ऊपर लिखा गया है 21 है। यानी कि ये अल्फाबेट लेटर जितने नंबर पर आ रहे हैं उतना ही नंबर इनके ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार से हम ऑप्शन सी या फिर आकृति थर्ड के अंदर देखेंगे, यहां पर दिया गया है 24/x है। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए जो x है ये आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 24 नंबर पर है और यहां पर लिखा गया है 24, ठीक है। यानी कि x 24 नंबर पर आता है और इसके जस्ट ऊपर 24 लिखा गया है। इसी प्रकार से हम चौथी आकृति या विकल्प डी को देखेंगे। विकल्प डी के अंदर हमें दिया गया है 10/m। तो यहां पर देखिए क्या m अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर आता है, तो नहीं सर, m अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर नहीं आता है। 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है j, जबकि यहां पर लिखा गया है m और m आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 13 नंबर पर और यहां पर लिखा गया है 10 है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यानी कि पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति ये तो क्या है, एक समान है। जबकि ऑप्शन डी के अंदर जो आकृति दी गई है इन तीनों से क्या है, विषम है। और हमसे पूछा गया था कि नीचे दी गई आकृति में विषम आकृति को चुनिए। तो जो ऑप्शन डी के अंदर आकृति दी गई है ये क्या है, विषम आकृति है। इसलिए तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और याद रखना ब्लड रिलेशन से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं आसानी से और फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पर बोला गया है कि प्रदीप कहते हैं, कहने वाला कौन है? प्रदीप। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रदीप। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर है प्रदीप। प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर कौन है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विशाल। ठीक है, यानी कि प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी विशाल की माँ। ठीक है, ये हो गई विशाल की माँ। कौन है? मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि प्रदीप की माँ। सबसे पहले यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रदीप की माँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि ये प्रदीप है और ये कौन हो गई? विशाल की माँ। कौन है? मेरी माँ की, यानी कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। कौन? विशाल की माँ। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए मेरे भाई, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, यानी कि ये विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्रदीप है, इसका विशाल की माँ के साथ में क्या संबंध है? तो जो प्रदीप है ये विशाल की माँ का क्या है? भाई है, यानी कि विशाल की माँ प्रदीप की क्या है? बहन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रदीप यानी कि विशाल की माँ प्रदीप की क्या है? बहन है। तो यानी कि ये प्रदीप विशाल का क्या लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो प्रदीप है ये विशाल का क्या लगेगा? मामा लगेगा। अब हमें देखना है कि मामा किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर मामा हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर 96 कैसे आया है, तो उसी प्रकार से 96 के बाद में यहाँ पर 44 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली यहाँ पर पंक्ति के अंदर 96 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर है यानी कि 44 जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस तीसरी पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व किया गया है वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर पहली पंक्ति में यहाँ पर 96 कैसे आया है। तो पहली पंक्ति में यहाँ पर 96 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए 96 से जस्ट ऊपर हमें 2 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या क्या है 3। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का क्या करें कि यहाँ पर 96 बन जाए। तो यहाँ पर 96 बनाने के लिए क्या किया गया है,
सबसे पहले इस 3 और इस 3 को आपस में किया गया है गुणा, तो 3 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9। इसी प्रकार से इस 3 और इस 3 को आपस में जोड़ लेंगे तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है और एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है 96। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर भी 44 इसी प्रकार से बना है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 2 को आपस में कर देंगे क्या मेरे भाई, गुणा। तो 2 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4। इसी प्रकार से 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर सेम इसी प्रकार से लिखा गया है 44। अब उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आप यहाँ पर बता दोगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले करना है गुना। 1 और 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद में 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, 2। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 12 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट हमें यहाँ पर बोलेंगे कि सर इस टाइप के प्रश्न थोड़ी ना एग्जाम के अंदर आते हैं। तो मेरे भाई आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और यहाँ पर देखिए काफी बार यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहां पर हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर, यानी कि पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग ने और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। ऑप्शन ए शांति घाट है, ऑप्शन बी है शक्ति घाट है,
ऑप्शन सी है विजय घाट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि जो ये मास्टर ग्रंथि है ये मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2016 के अंदर भी पूछा गया था और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए है लोहा का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है निकल का और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में रेल सेवा का आरंभ हुआ था 1853 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब एवं कहां से कहां तक चली थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।